दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे खौफनाक सीन से जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हमारे मेन कैरेक्टर अनीत को एक बहुत ही खतरनाक और डिवाइन क्वेस्ट मिला था। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से तबाह हो रही थी, उसे बचाने का ठेका हमारे भाई के सर पर फोड़ दिया गया था। अब उस गॉडेस ने उसे एक ऐसा काम दिया था जिसे वह मना भी नहीं कर सकता था। तो भाई ने भी अपनी जान की बाजी लगा दी। जरा सोचो यार, वह लिटरली मॉन्स्टर की एक बहुत बड़ी लाशों की पहाड़ी के ऊपर खड़ा था और ये सारे मॉन्स्टर उसने खुद अपने हाथों से मारे थे। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला खून खराबा चल रहा था। एनेट की हालत देखकर तो रोना आ जाए भाई। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और उसका शरीर इतनी बुरी तरह टूट चुका था कि कोई आम इंसान तो दर्द से ही मर जाए। वह इतना ज्यादा थक चुका था कि उसकी सांसें बहुत भारी हो गई थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि हे भगवान, क्या ये मार काट अब खत्म हो गई। तभी अचानक उसका पैर खून के एक बहुत बड़े गड्ढे में पड़ता है और भाई, वह फिसल जाता है। उसके शरीर की सारी ताकत अब जवाब दे रही थी। उसने अपने मुंह से ढेर सारा खून थूका और उसकी आंखें सफ़ेद पड़ने लगीं। उसका खुद का शरीर अब उसके कंट्रोल में नहीं था। वह अपनी पीठ के बल सीधा जमीन पर धड़ाम से गिर गया। गिरते गिरते उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और धीरे धीरे बेहोशी के गहरे अंधेरे में डूबने लगा। वह वही लाशों के बीच पड़ा था और उसके शरीर के आर पार दो बड़ी बड़ी तीर घुसी हुई थी। उसका सारा आर्मर और इक्विपमेंट पूरी तरह से कचरा बन चुका था। सच बताऊं तो वह इस सब से बहुत ज्यादा पक चुका था यार। उसके अंदर अब अपनी आंखें खुली रखने की 1% भी हिम्मत नहीं बची थी। वह बस इस भयानक दर्द से एक छोटा सा आराम चाहता था। उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली और खुद को मौत के उस खालीपन में जाने दिया। लेकिन रुको यार, पिक्चर अभी बाकी है। मौत के बाद भी इस बेचारे को शांति नहीं मिली। वह फिर से एक एकदम खाली जगह में हवा में तैर रहा था और तभी उसके चेहरे के ठीक सामने सिस्टम का एक खौफनाक मौत वाला मैसेज चमकने लगा। टोटल 31 रिग्रेशन, 17 पोसेसन और 7 री इनकारनेशन। मतलब भाई साहब, हमारा ये नमूना पूरे 55 बार मर चुका है। 55 बार। इसके बाद तो किसी का भी लाइफ से भरोसा उठ जाए। उसने बहुत भारी मन से और पूरी निराशा के साथ अपनी एक आंख खोली। कुत्तों की तरह भयानक दर्द सहने के बाद उसका एक और साइकिल पूरी तरह बेकार हो गया था। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके सर पर हाथ रखा है। और दोस्तों, वहां एंट्री होती है उस इंसान की जिसने ये सारा बवाल और नरक शुरू किया था। वह और कोई नहीं बल्कि वही गॉडेस थी जिसने ये सारा बवाल शुरू किया था। वह अपनी सुनहरी आंखों से घूर रही थी जिसमें कोई फीलिंग नहीं थी। ये देखकर अनिट का खून खौल उठा और उसने उसे बहुत खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वह अपने घुटनों पर बैठ गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि अब ये सब बकवास बंद करो। पर उस पत्थर दिल मैडम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अनिट ने पूरी तरह चिढ़कर पूछा कि क्या अब फिर से कोई नया रीइंकारनेशन मिलने वाला है क्या। बाहर से देखने में वह एकदम मस्त और परफेक्ट गॉडेस लग रही थी, पर अनिट को बहुत अच्छे से पता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कोई दया या रहम नहीं है। उसने गुस्से से अपने दांत पीसे। उसे सब याद आने लगा कि इस अजीब औरत ने उसे इज्जत से बुलाया नहीं था, बल्कि सीधा किडनैप कर लिया था। उसे तो ठीक से याद भी नहीं कि ये हादसा कब हुआ। एक दिन किसी ने उसे खिलौने की तरह उठाया और दूसरी डायमेंशन में फेंक दिया। और उसका ऑर्डर एकदम साफ था कि जाओ और एयरपोर्ट को ढूंढकर बचाओ। अब भाई, ये एयरपोर्ट कौन है या क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता दोस्तों। उस पागल गॉडेस ने बिना कोई मैप दिए उसे उस भयानक दुनिया में फेंक दिया था। उसके बाद जो हुआ वह किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। वह कभी बम से उड़ गया, कभी जलकर राख बन गया और कितनी बार तो मॉन्स्टर ने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। 55 बार सबसे गंदी मौत मरने के बाद भी उसे रत्ती भर पता नहीं था कि ये एयरपोर्ट आखिर है क्या चीज।
एनिट ने उसके मुंह पर जोर से चिल्लाया कि वह अब अपनी एक उंगली भी नहीं हिलाने वाला। अगर उसे उस एयरपोर्ट की इतनी ही पड़ी है तो वह खुद जाकर ढूंढ ले। इस पर गॉडेस ने बहुत ही शांत आवाज में कहा कि वह खुद वहां नहीं जा सकती, वरना वह दुनिया खत्म हो जाएगी। आनिट ने भी पलटकर बोल दिया कि दुनिया खत्म होने से पहले मेरा दिमाग खत्म हो जाएगा भाई। ये तो एकदम किसी मोटी दीवार से बात करने जैसा था यार। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई पागल हो। वैसे तो हर बार मरने के बाद सिस्टम उसका शरीर एकदम नया कर देता था, पर भाई 55 बार मरने का टेंशन और दर्द दिमाग से थोड़ी जाता है। अनीत ने अपना सर पकड़ लिया। उसे अपनी हर एक भयानक मौत का दर्द याद आ रहा था, जो उसके दिमाग को अंदर ही अंदर खा रहा था। तभी उस गॉडेस ने पूछा कि क्या वह अगले रिग्रेशन के लिए रेडी है। अनिट का दिमाग सटक गया और उसने उसे बहुत ही प्यार से भाड़ में जाने को बोल दिया। तब गॉडेस ने बोला कि वह उसकी बात नहीं मान सकती, क्योंकि असल में वह बायोलॉजिकली एक लड़की है। ये सुनकर अनिट का दिमाग सुन्न हो गया। वह वही जम गया कि ये क्या बोल रही है, और गॉडेस एकदम सीधे मुंह से बिना हंसे बोलती है कि ये तो बस एक जोक था भाई, मतलब 55 बार जान लेने के बाद मैडम कॉमेडी कर रही है। क्या ही सेंस ऑफ ह्यूमर है इसका। पर अचानक से उस गॉडेस का टोन एकदम बदल गया। उसने आनिट को बोला कि उसका काम पूरा हो गया है और अब वह अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा सकता है। आनिट को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सच में 55 बार इतनी बुरी तरह फेल होने के बाद वह उसे जाने दे रही है। बाद में पता चला कि रिजल्ट से ज़्यादा सफ़र इम्पॉर्टेंट था। बिना एनिट को कुछ सोचने का टाइम दिए गॉडेस ने तुरंत चुटकी बजाई ताकि उसे घर भेज सके। अनिट के पैर अचानक चमकने लगे और हवा में गायब होने लगे। अनिट ने पागलों की तरह चिल्लाकर उसे रोकना चाहा, क्योंकि उसके मन में लाखों सवाल थे। पर गॉडेस ने बस इतना कहा कि उसने जो भी पावर और स्किल जमा की है वह सब उसकी दुनिया में बहुत काम आएगी। उसने अनिट की किसी भी गाली पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक बहुत ही खतरनाक और शैतानी लुक के साथ बाय बोला और कहा कि वह देखना चाहती है कि एनिट अपनी दुनिया में जाकर क्या नया ड्रामा करता है। तभी एक बहुत तेज रोशनी आई। जैसे ही वह बहुत ही तेज और अंधी कर देने वाली रोशनी चारों तरफ फैलती है, वह खाली जगह और वह गॉडेस हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। और अगले ही पल झटके से हमारे एनिट की आंखें खुलती है। वह एकदम बुरी तरह से चौंक कर उठता है। उसे अपने कानों में अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रही थी कि वह काम पर जा रही है। भाई एनिट अपने बिस्तर पर ऐसे बैठा था जैसे उसके ऊपर से कोई 10 टायर वाला ट्रक गुजर गया हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने रात भर बैठकर पूरी बोतल पी ली हो और अब उसे दुनिया का सबसे भयानक हैंगओवर हो रहा हो। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा देखा और एक गहरी सांस ली। दोस्तों, अपनी असली दुनिया में वापस आए हुए उसे पूरे 18 महीने बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उसे इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। वह शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने आप को घूरने लगा। वह शीशे में दिखने वाले उस नॉर्मल लड़के से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसकी पुरानी असली लाइफ की यादें अब धीरे धीरे उसके दिमाग में वापस आ रही थी। और पता है सबसे बड़ा मजाक क्या था? उस पागल गॉडेस ने उसे ठीक एक दिन पहले किडनैप किया था, जब वह आर्मी में जाने वाला था। उस दूसरी दुनिया का पूरा सफ़र उसके लिए एक बहुत ही डरावने सपने जैसा था। और अब एनिट ने अपना मिलिट्री सर्विस 18वीं बार पूरा कर लिया था, या फिर अगर उसकी पिछली जिंदगी को भी गिना जाए तो शायद छठी बार। उसने अपना आर्मी यूनिफॉर्म निकाला और उसे सीधा कपड़े धोने वाली बाल्टी में फेंक दिया। भाई, यूनिफॉर्म फेंकते हुए उसे जो सुकून मिल रहा था वह मैं हर शब्दों में भी नहीं बता सकता। लेकिन जब भी वह अपने बर्बाद हुए टाइम के बारे में सोचता तो उसका पेट अजीब सा होने लगता था। उसने एक गिलास पानी लिया और एक बहुत ही गहरी सांस छोड़ी। भाई, एक तो इतनी सारी रीइंकार्नेशन और ऊपर से कोरियन आर्मी। अपना ये लड़का दिखने में भले ही जवान हो, लेकिन अंदर से वह 100 साल का बुढ़ा बन चुका था। इस मॉडर्न लाइफ में वापस से एडजस्ट करना
उसके लिए रोज का सर दर्द बन गया था। वह अपनी इस खराब हालत के लिए उसी गॉडेस को गालियां देता था। अभी वह एक कंपनी में इंटर्न के तौर पर काम कर रहा था और उसे खुद नहीं पता था कि ये नौकरी कितने दिन टिकेगी। उसका फ्यूचर उसे एकदम डार्क दिख रहा था। तभी अचानक से टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल पागलों की तरह बजने लगता है किसी को उससे बात करने की बहुत ज्यादा ही जल्दी थी। उसने स्क्रीन देखा तो वह मैसेज झोंगू का था। अब ये झोंगू कौन है? ये लड़का उम्र में अनीत से 5 साल छोटा था, लेकिन फिर भी आर्मी में वह उसका सीनियर था। वह अनीत को बाहर पीने के लिए बुला रहा था। जोंगू उसे एक बहुत ही चिढ़ाने वाले बिल्ली के स्टिकर भेज रहा था और उसे बुढ़ा और थका हुआ बोल रहा था। भाई उस नमूने को बहुत अच्छे से पता था कि अनिट को गुस्सा कैसे दिलाना है। अनिट ने गुस्से से अपना होठ दबाया। ये छोटा बच्चा उसे फिर से उकसा रहा था और अनिट को पता था कि जब तक वह हाँ नहीं बोलेगा, ये नमूना उसका दिमाग खाता रहेगा। तो अंत में उसने हार मान ली और सोचा कि चलो यार, एक ड्रिंक पीने में क्या ही बुराई है। और सच बताऊं तो अंदर ही अंदर अनिट उसकी इज्जत भी करता था, क्योंकि जब अनिट अपनी दुनिया में वापस आया था और सीधा आर्मी में भेज दिया गया था, तब जोंगू ने ही उसकी बहुत मदद की थी। तो एक तरह से अनिट पर उसका उद्धार था। तभी जोंगू ने मैसेज में लिखा कि उसके पास आर्मी से वापस आने की खुशी में अनिट के लिए एक बहुत मस्त गिफ्ट है। भाई जैसे ही अनिट ने गिफ्ट शब्द पढ़ा, उसका दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर ये क्या बवाल चीज़ हो सकती है। वह अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाते हुए उस जगह की तरफ निकल पड़ा जहां उन दोनों को मिलना था। जब वह वहां पहुंचा तो झोंकू एक टेबल पर बैठा था और जोर से चिल्लाकर उसे बुला रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और पागलपन वाली स्माइल थी जो दूर से ही चमक रही थी। उस लड़के ने पहले से ही दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर रखा था। दोनों टेबल पर बैठे और अनिट ने सीधा पॉइंट पर आते हुए पूछा कि भाई फालतू बात बंद कर और बता कि वह स्पेशल गिफ्ट क्या है। वह बिना टाइम वेस्ट किए अपना मीठा खाने लगा, लेकिन जूंगू बात को गोल गोल घुमाने लगा, जिससे एनिट का दिमाग गर्म होने लगा। उसने सीधा उठकर जाने की एक्टिंग की क्योंकि भाई के पास इन फालतू के ड्रामा के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। तभी झोंगू ने अपने बैग से कुछ निकाला और रकर प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वीआर गेम था जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा था। जोंगू ने उसे एक लेवल 2 की मेंबरशिप कार्ड दिखाई और उस टाइम उसका चेहरा किसी फिल्म के विलेन जैसा लग रहा था। उसने बोला कि इस कार्ड की मदद से अनीत अपने घर बैठे दुनिया के सबसे बेस्ट इक्विपमेंट के साथ ये गेम खेल सकता है। लेकिन हमारे अनीत के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। वह उस कार्ड को ऐसे घूर रहा था जैसे वह कोई कचरा हो। जूंगू उसे फोर्स करने लगा कि वह इसे रख ले। उसने अनिट को आंख मारते हुए बोला कि इस पूरे इक्विपमेंट की कीमत 5 मिलियन वन है, लेकिन मेरे जैसे अमीर इंसान के लिए ये बस कुछ छुट्टे पैसे के बराबर है। ये सुनकर अनिट एकदम सीरियस हो गया। उसने सीधा पूछा कि भाई तू अचानक से इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? क्या तुझे कोई फ्री का नौकर चाहिए जो तेरा गेम में ध्यान रखे? अनीत ने तुरंत उस ऑफर को लात मार दी। उसने साफ कह दिया कि कल से वह अपनी नई नौकरी शुरू कर रहा है और उस घर की हालत ऐसी नहीं है कि वह फालतू के गेम में अपना टाइम बर्बाद करे। मुझे अभी गेम नहीं, बल्कि पैसे की ज़रूरत है भाई, एनेट ने बहुत ही कड़क आवाज़ में बोला। ये सुनकर जोंगू ने एक लंबी सांस ली और बोला कि भाई तेरे अंदर तो ज़रा सा भी रोमांस या मज़ा नाम की चीज़ नहीं बची है। अब भाई एनेट तो ठहरा अपना प्रैक्टिकल इंसान। उसने सोचा कि क्या ये रोमांस मेरे घर का बिजली का बिल भरेगा? वह उस बच्चे की बकवास सुन सुनकर इतना पक गया कि उसने सीधा उठकर जुंगू का सर पकड़ लिया और उसे जोर से दबाने लगा। क्या तेरा ये रोमांस मेरे घर में खाना लाएगा बे? अनित पागलों की तरह चिल्ला रहा था और जुंगू का सर मरोड़ रहा था। बेचारा जोंगू दर्द से तड़पते हुए उससे माफी मांग रहा था और उसी हाथापाई के बीच झोंगू ने एक ऐसा बम फोड़ा कि अनीत के तो होश ही उड़ गए। उसने चिल्लाते हुए कहा कि भाई
अगर तू ये आरपी गेम सही से खेल गया ना, तो तू इतना अमीर बन जाएगा कि तू सोच भी नहीं सकता। ये सुनते ही अनीत एकदम बर्फ की तरह जम गया। उसका हाथ झोंगू के सर से अपने आप हट गया। करोड़ों रुपए। अनिट ने अपने मन में ये बात दोहराई, और अचानक से उसे ये गेम कोई फालतू चीज नहीं लग रही थी। उसने तुरंत उस लड़के को छोड़ दिया और अपनी कुर्सी पर एकदम सीधे होकर बैठ गया। भाई, पैसों की खुशबू ने तो ऑनेट के अंदर का पूरा इंटरेस्ट ही जगा दिया था। उसने एक बहुत ही फनी और बड़ा सा सिर झुकाकर नाटक करते हुए कहा कि मेरे प्यारे रोमांस वाले सीनियर छूं को कृपया मेरी बदतमीजी को माफ करे और मुझे इस गेम के बारे में पूरी डिटेल बताए। उसका ये अचानक पलटी मारना देखकर जोर जोर से हंसने लगा। चोंगो को बहुत अच्छे से पता था कि इस टाइम अनीत को सिर्फ और सिर्फ पैसों की भाषा समझ आती है। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उसे एक न्यूज़ दिखाई। भाई, न्यूज़ पढ़कर अनीत का दिमाग हिल गया। टाइमरो कंपनी के मालिक माइकल वॉल्टन ने अपने मरने से पहले एक वसीयत लिखी थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि जो भी प्लेयर सबसे पहले इस गेम को पूरा खत्म करेगा, उसे पूरी कंपनी की सारी दौलत और हक मिल जाएगा। एकदम पागलपन चल रहा था यार। गेम के अंदर के पैसों की कीमत आसमान छू रही थी, और बड़ी बड़ी कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी टीम बनाने में पानी की तरह पैसा बहा रही थी। ऑनेट एकदम गहरी सोच में डूब गया। ये सारी शर्तें किसी मजाक जैसी लग रही थीं, लेकिन अगर इतने बड़े आदमी ने ये बात बोली है, तो पक्का इसमें कुछ तो दम होगा। बहुत देर सोचने के बाद ऑनेट ने एक लंबी सांस ली और बोला कि ठीक है यार, चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। ये सुनते ही जोंगू तो खुशी के मारे उछलने लगा। उसने आनित से कसम खिलवाई कि अब वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। दोनों ने जल्दी से अपना मीठा खत्म किया और वहां से निकल पड़े। डील पक्की हो चुकी थी दोस्तों। जोंगू ने अपना बैग टांगा और पूछा कि क्या वह इस पागलपन के लिए पूरी तरह रेडी है। वो दोनों चलते चलते एक स्पेशल इवेंट वाले इलाके में पहुंचे। भाई साहब, वहां इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। इस गेम का हाइप सच में एकदम नेक्स्ट लेवल पर था। एनिट इतनी भीड़ देखकर चिढ़ने लगा और शिकायत करने लगा, पर जुंगू हंसते हुए बोला कि भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका और यूरोप में तो इससे भी भयानक हाल है। अचानक जुंगू ने अनिट का कॉलर पकड़ा और उसे भीड़ के बीच में घसीटने लगा। वह जोर से चिल्लाया कि रास्ता इधर है भाई। बेचारा अनिट तो भीड़ में कुचला जा रहा था और उसकी सांस अटक रही थी। जोंगो उसे सीधा एक दुकान पर ले गया जहां बिगिनर गाइड बुक मिल रही थी। अनिट को लग रहा था कि वह बिना कुछ पढ़े सीधा गेम में घुसकर सब फोड़ देगा, लेकिन जोंगू ने जिद पकड़ ली कि ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसने अनिट के हाथ में वो किताब ऐसे थमाई जैसे कोई बहुत पवित्र चीज़ हो। जोंगू ने एक बहुत ही चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ अनीत की बेइज्जती करते हुए कहा कि तू एकदम नूब जैसी बातें कर रहा है भाई। ये गेम नए लोगों पर जरा सी भी दया नहीं दिखाता। जोंगू ने बताया कि किसी एडवांस रॉ नाम के प्लेयर ने ये गाइड खास तौर पर नए लोगों के लिए लिखी है। उसने बोला कि अगर ये किताब न होती तो वह खुद कब का ये गेम छोड़ चुका होता। हमेशा की तरह एनिट को इन सब पर भरोसा नहीं था। उसने अनमने मन से वो किताब अपने हाथ में ली। उसने धीरे से कहा कि हाँ, हाँ सुन लिया मैंने। अब जरा मैं भी तो देखूं कि इसमें ऐसा क्या खास लिखा है। ये बोलते हुए उसने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। जोंगू ने नोटिस किया कि पन्ने पलटते पलटते अनिट का शरीर अचानक एक लकड़ी की तरह सीधा और कठोर हो गया। जोंगू ने हैरानी से पूछा कि क्या हुआ भाई, लेकिन अनिट तो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। उसकी आंखें किताब के एक खास पन्ने पर एकदम चिपक सी गई थीं। आनिट की गर्दन पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। वह अपने मन में पागलों की तरह सोच रहा था कि ये चीज़ यहाँ ला क्या कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है। उस किताब में छपी हुई फोटो उसे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। वह फोटो इतनी भयानक थी कि मानो किताब के पन्नों से एक तेज रोशनी निकलकर उसे वापस उसी नरक जैसी दुनिया में खींच रही हो
जिसे वह हमेशा के लिए भूल जाना चाहता था। पिछले 18 महीनों से एनेट हर रोज खुद से यही सवाल पूछता था, उस पत्थर दिल गॉडेस ने उसे इतनी आसानी से वापस कैसे जाने दिया। जब वह जा रहा था तो उस चुड़ैल गॉडेस ने ऐसा क्यों बोला था कि मैं देखना चाहती हूँ तुम अपनी दुनिया में क्या करते हो। अनित ने गुस्से से उस किताब को इतनी जोर से पकड़ा कि उसके पन्ने फटने लगे। उसे अब जाकर असली बात समझ में आई, और ये सच किसी हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर लगा। उस गॉडेस का उसे आज़ाद करने का कोई प्लान था ही नहीं। अचानक जुंगू जोर से चिल्लाया, ओए अनित। इस आवाज से अनिट वापस असलियत में लौट आया। अनिट ने अपने आंखें झपकाईं। वह अभी भी सदमे में था और किताब उसके हाथ में थी। जुंगू ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए पूछा कि भाई, तेरा चेहरा इतना सीरियस क्यों हो गया? क्या तुझे लग रहा है कि ये गेम बहुत मुश्किल है? अनित ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि उसे एक बहुत बड़ा डाउट है। उसने किताब के कवर को देखा जिस पर लिखा था कि इसे टीम ज़ीरो ने बनाया है। उसने जुंगू से पूछा कि क्या उसे इस कंपनी के बारे में कुछ पक्की जानकारी है। जोंगू ने बताया कि इस कंपनी के बारे में ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि इसकी सीईओ उसी मालिक की सबसे छोटी बेटी है, और इस गेम को बनाने वाली टीम का नाम एक स्टेट सीक्रेट है। कोई नहीं जानता कि वो लोग असल में कौन है। ये सुनते ही एनिट के सीने में शक का कीड़ा और भी बड़ा हो गया। क्या ये कंपनी उस पागल गॉडेस से जुड़ी हुई है? ये पूरा का पूरा मामला किसी बहुत बड़े डिवाइन ट्रैप जैसा महक रहा था यार। अनिट खुद से पूछने लगा कि उस गॉडेस ने इस सब के लिए एक वीडियो गेम को ही क्यों चुना। लेकिन फिर उसे याद आया कि उस पागल के लिए तो जिंदगी और मौत हमेशा से ही एक गेम था। उस नरक जैसी दुनिया की सारी खौफनाक यादें एक बार फिर से उसके दिमाग में तूफान की तरह घूमने लगी। भाई, वो कोई मामूली गेम नहीं था, बल्कि एक भयानक खून खराबा था जहां आनिट को जबरदस्ती मेन कैरेक्टर बना दिया गया था। उसके पेट में फिर से वो अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे वो पल याद आ गया जब जिंदा बचने के लिए उसने पहली बार किसी की जान ली थी। खून की वो गंदी बदबू, आग की वो भयानक गर्मी, और पहली बार मरने का वो दर्द। ये सारी यादें उसकी आत्मा में किसी गहरे दाग की तरह छप गई थीं। जब भी वो मरता था तो वो गॉडेस एक चमकती हुई रोशनी के रूप में आती थी और बोलती थी कि तुम फेल हो गए। उस कभी न खत्म होने वाले साइकिल का ट्रॉमा आज भी उसके अंदर पूरी तरह जिंदा था। क्या मैं सच में वापस उसी नरक में जाने वाला हूँ? उसने खाली आसमान को घूरते हुए खुद से पूछा। उसे लग रहा था कि वो खुद अपने पैरों पर चलकर अपनी बर्बादी की तरफ जा रहा है। पर उसके दिल के एक कोने में ये बात भी थी कि शायद इस सारे बवाल को हमेशा के लिए ख़त्म करने का यही एक तरीका है। उसने अपना बैग ठीक किया और एक पक्का फैसला ले लिया। उसने जोंगू से पूछा कि भाई, ये पूरा इक्विपमेंट घर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जोंगू ने जवाब दिया कि करीब 2 घंटे लगेंगे। फिर उसने अनीत का मोबाइल मांगा ताकि वो सारी ज़रूरी एतोशियत उसमें सेट कर सके। जोंगू ने अनीत के हाथ में मुड़ी हुई गाइड बुक देखकर हंसते हुए बोला कि तू ये किताब खरीद रहा है ना भाई, देख तूने इसका क्या हाल कर दिया है। इसके बाद जोंगू ने बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ हाथ हिलाकर उसे बाय बोला। वो वहां से जाते हुए जोर से चिल्लाया कि मैं गेम के अंदर तेरा इंतजार कर रहा हूँ भाई, जैसे ही तेरा अकाउंट बन जाए मुझे बता देना। अनीत ने बहुत ही थके हुए चेहरे के साथ हाथ हिलाया। हाँ हाँ, हाँ मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, उसने जवाब दिया। हालांकि उसे पता था कि वो चाहे कितनी भी तेज भागे इक्विपमेंट उससे पहले घर नहीं पहुंचेगा। कुछ देर बाद अपना अनिट घर पहुंच चुका था और वो बड़ा सा पैकेट दरवाजे पर ही रखा था। वो पैकेट दालान की रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे अनिट को ललचा रहा हो। अनिट ने बहुत जोर लगाकर उसे उठाया और सोचने लगा कि भाई, उसके हाथों में 5 मिलियन का कंसोल है। उसके जैसे गरीब लड़के के लिए ये एकदम पागलपन था। उसने डिब्बा खोला और उसमें से एकदम लेटेस्ट जनरेशन का वर्चुअल रियलिटी इक्विपमेंट बाहर निकाला। उसमें बहुत सारे सेंसर्स, केबल और एक ऐसा हेलमेट था जो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हुआ लग रहा था। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया
और उन सेंसर वाले ब्रेसलेट को घूरने लगा। उसने धीरे से बोला। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सारी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। सबसे पहले उसने उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। अभी उसकी मम्मी के काम से वापस आने में बहुत टाइम था, पर अपना भाई कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि बीच में कोई उसे डिस्टर्ब करे। उसने एक मेटेलिक आवाज़ के साथ अपनी कलाई पर वो सेंसर बांध लिए। भाई सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, एनिट ने अपने मन में सोचा। वो आगे होने वाले बवाल के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वो हेलमेट पहनकर बिस्तर पर लेट गया और सिस्टम में से एक भिनभिनाने वाली आवाज़ आने लगी। सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस चालू हो चुका था। उसकी आंखों के सामने नीले रंग के स्क्रीन हवा में तैरने लगे, जो उसके शरीर और दिमाग का डेटा स्कैन कर रहे थे। लिंक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था और कैरेक्टर कस्टमाइजेशन शुरू हो गया। एनिट को अपने हाथ पैर बहुत भारी लग रहे थे, पर उसने सोचा कि शायद गेम को असली फील देने के लिए ऐसा हो रहा है। उस नमूने ने बोला था कि मैं अपना चेहरा बदल सकता हूँ, तो चलो इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। एनिट अपने मन में प्लान बना रहा था, लेकिन तभी अचानक से सिस्टम में गड़बड़ होने लगी। भाई ये तो बग है, इतना फेमस गेम होने के बाद भी इसमें इतने सारे एरर है। अनीत चिढ़ते हुए हवा में तैरते हुए स्क्रीन को बंद करने की कोशिश करने लगा। उसने सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए एक वर्चुअल बटन दबाया, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो पैनल एक खौफनाक एरर के सिग्नल के साथ चमकने लगा। सारे एरर मैसेज लाल रंग में बदल गए और एकदम खतरनाक लगने लगे। कैरेक्टर क्रिएशन में एरर, एग्जिस्टिंग कैरेक्टर का पता चला है। भाई जैसे ही एनिट ने उन खराब कोड के बीच उस पागल गॉडेस का नाम पढ़ा, उसकी तो हवा ही टाइट हो गई। वो घबरा गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत उसके दिमाग को जबरदस्ती खींच रही है। उसके चारों तरफ एक अजीब सी स्टैटिक इंटरफेरेंस फैल गई। उसने तुरंत अपना कनेक्शन तोड़ने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक डिजिटल आर्मर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को ढकने लगा और उस सिस्टम के इंटरफेस ने बहुत ही डरावने तरीके से उसका गेम में स्वागत किया। अचानक से समुंदर की खुशबू और पक्षियों की आवाज़ उसके चेहरे पर आकर लगी। वो डिजिटल दुनिया एकदम से गायब हो गई और एक बहुत ही असली दुनिया उसके सामने आ गई। अनीत ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को उस शहर के बंदरगाह पर खड़ा पाया। बहुत लंबा टाइम हो गया यार, उसने उस पुरानी और जानी पहचानी जगह को देखते हुए अपने मन में सोचा। तभी उसकी नज़र पास के एक शीशे पर पड़ी और अपना चेहरा देखकर वो बर्फ की तरह जम गया। शीशे में जो चेहरा दिख रहा था ना, वो इस आम जिंदगी वाले आनेट का नहीं था। वो तो उसकी आखिरी रिग्रेशन वाला रूप था, जिसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उसने अपने कांपते हुए हाथों को देखा, जो अभी भी लाल खून से रंगे हुए थे। वो अपने मन में सोचने लगा कि क्या ये उस चुड़ैल गॉड्स का कोई छिपा हुआ मैसेज है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल औरत उसे मजबूर कर रही हो कि वो इस आग और नफरत से भरी दुनिया में एकदम जीरो से दोबारा शुरुआत करे। एनिट अभी इन डरावने ख्यालों में डूबा ही हुआ था कि अचानक से सिस्टम की एक टिंग आवाज ने पूरा सन्नाटा तोड़ दिया। लोपर नाम के किसी प्लेयर से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। इसे देखते ही एनिट एकदम से उछल पड़ा और उसके डरावने ख्याल टूट गए। अचानक से हुए इस बवाल के कारण उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसने धीरे से वो नाम पढ़ा, लोपर, और उसे तुरंत याद आ गया कि ये तो उसके उसी जिगरी दोस्त छोंगू का गेम वाला नाम है। भाई क्या कर रहा है? अचानक से उसके कान के ठीक पास एक बहुत ही खुश मिजाज आवाज़ गूंजी और वहाँ एंट्री होती है अपने जंगू की, जो एकदम किसी चमकते हुए सितारे जैसा लग रहा था। वो आते ही शिकायत करने लगा कि भाई तूने गेम में आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? अपने दोस्त के उस घमंडी चेहरे और चमचमाते सुनहरे बालों को देखकर अनिट तो एकदम बुत बनकर खड़ा रह गया। जूंगू ने हैरानी से पूछा कि भाई तूने अपना अवतार एकदम असली जिंदगी जैसा बोरिंग क्यों रखा है? तूने इसे थोड़ा कूल क्यों नहीं बनाया? खैर, उसने बोला कि ये शक्ल भी तेरे ऊपर जच रही है, लेकिन उसे ये जानने की बहुत खुजली थी कि अनीत ने अपना नाम क्या रखा है। एनिट ने भी सोचा कि चलो देख लेते हैं, और उसने अपना इन्फॉर्मेशन पैनल खोल लिया। और भाई सबसे पहले उसकी नज़र
अपने उस छपरी नाम पर पड़ी जो था ब्लैक ड्रैगन। भाई साहब, वो नाम पढ़ते ही एनिट का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका चेहरा एकदम कागज की तरह सफेद पड़ गया। और उसके बगल में खड़ा वो नमूना था छोंगू पागलों की तरह पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगा। अनीत का तो गुस्से से दिमाग ही फट गया। उसने सीधा झोंकू का सर पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला कि अभी के अभी मुझे ये नाम बदलना है। लेकिन जुंगू हंसते हुए बोला कि भाई, तूने वार्निंग को इग्नोर कर दिया था, इसलिए अब ये नाम बायोमेट्रिक से लॉक हो चुका है। जोंगू की हंसी पूरे इलाके में गूंज रही थी और आनेट को लग रहा था कि वो सच में पागल हो जाएगा। उसने अपने दोस्त को पागलों की तरह झकझोरना शुरू कर दिया ताकि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। बेचारा झोंगू हाँफते हुए बोला कि भाई शांत हो जा और ज़रा अपना नया नोटिफिकेशन तो चेक कर। अनीत ने बहुत ही गंदे मुंह के साथ उसे छोड़ दिया और अपने सामने तैरते हुए वर्चुअल स्क्रीन को घूरने लगा। वो जोंगू के लाइव स्ट्रीम में शामिल होने का एक इनविटेशन था। उस लड़के ने समझाया कि इस गेम का सिस्टम चैट के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। हालांकि अभी उसकी स्ट्रीम में ज़्यादा लोग नहीं थे। उसने अनीट से वादा किया कि वो पैसे एकदम बराबर बांटेगा और अगर स्ट्रीम हिट हो गई तो वो आनिट को ज़्यादा हिस्सा भी देगा। अनिट कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गया और अपने दिमाग में पैसे का हिसाब लगाने लगा। हालांकि उसे इस सब में कोई मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अपने सर पर चढ़े इतने बड़े कर्जे को याद करके उसने अपनी जीभ से आवाज़ निकाली और हाँ बोल दिया। जोंगू ने बहुत ही दोस्ताना तरीके से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि भाई, एक प्रोफेशनल स्ट्रीमर पर भरोसा रख, सब मस्त होगा। और दोस्तों, इसी के साथ लाइव स्ट्रीम ऑफिशियली शुरू हो गई। जोंगू ने बहुत ही जोश में अपने नए जोड़ीदार ब्लैक ड्रैगन को सबसे मिलवाया और भाई, जैसे ही चैट ने वो छपरी नाम सुना, सबने उसका बुरी तरह से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बेचारा अनिट तो शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। चैट में लोग उसे धरती का कीड़ा और पागल लड़का बोलकर चिढ़ा रहे थे। अनिट के माथे की नसें गुस्से से फटने को तैयार थी। ये देखकर जोंगू ने उसे समझाया कि भाई, पैसों के लिए थोड़ा सह ले, अभी पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अनिट ने अपने दोस्त को ऐसी कातिलाना नजर से देखा कि वो उसे अभी कच्चा चबा जाएगा, लेकिन बेचारे के पास इस कड़ुए सच को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब गेम शुरू करने के लिए झोंगू ने उसे अपना पोटेंशियल के हिसाब से स्किल रिकमेंडेशन पैनल खोलने को कहा। अनीत ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और अपने नए सफ़र के पहले कदम के लिए सिस्टम कार्ड को टच किया। उसके बगल में खड़ा उसका दोस्त भी उतना ही नर्वस था और ये देखने के लिए बेताब था कि अनीत को कौन सी स्किल मिलती है। पर दोस्तों, तभी अचानक से एक इतनी तेज रोशनी फटी कि दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा का पूरा आसमान और वो जगह हिलने लगी और जहां सिर्फ 3 ऑन ऑप्शन आने चाहिए थे, वहां अनगिनत स्किल कार्ड्स हवा में प्रकट हो गए। चोंक को और स्ट्रीम देखने वाले सारे लोग एकदम पत्थर की तरह जम गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पूरा का पूरा आसमान उन स्किल कार्ड्स के एक बहुत घने जंगल से ढक चुका था और वो नज़ारा सच में दिमाग हिला देने वाला था। इंटरनेट पर लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे कि ये पक्का कोई हैकर है, क्योंकि किसी भी नए प्लेयर को इतने सारे ऑप्शन कभी मिल ही नहीं सकते। झोंगू की तो बोलती ही बंद हो गई थी। वह हकलाते हुए बस इतना पूछ पा रहा था कि भाई, तो तूने ये कैसे किया? और अपना अनीत भाई, वो तो एकदम भोली सी शक्ल बनाकर ऐसे पीछे मुड़ा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। एकदम मासूम बच्चा बन गया अपना ये नमूना। उसे देखकर कोई बोल ही नहीं सकता था कि ये सारा बवाल इसी ने किया है। जोंगू का तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, लेकिन अगले ही पल वह पागलों की तरह जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये कोई आम ऑप्शन नहीं है, बल्कि बेहद रेयर और हिडन स्किल की एक बहुत लंबी लिस्ट है। एडवांस्ड स्किल के इतने सारे ऑप्शन एक साथ देखकर जोंगू खुशी के मारे पागल हो रहा था। उसने तो अपनी पूरी गेम वाली जिंदगी में ऐसे खतरनाक और अजीब स्किल के आइकन कभी देखे ही नहीं थे। लेकिन भाई, इन सब के बीच अपना एनिट एकदम शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि वह इन सारी स्किल को बहुत पहले से जानता था।
उसने अपने मन में सोचा कि चलो यार, शुरुआत के लिए ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। उसने कसम खाई कि वह इन स्किल का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी अपनी ताकत बढ़ाएगा और पता लगाएगा कि इस नई दुनिया और उसकी पुरानी दुनिया में क्या फ़र्क है। और सबसे ज़रूरी बात, उसे उस चुड़ैल गॉडेस का असली राज सबके सामने लाना था कि आखिर वह ये सब क्यों कर रही है। यही सब सोचकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सबसे बेसिक वाले फायर मैजिक के आइकन पर टच कर दिया। फिर उसने जोंगू की तरफ मुड़कर पूछा कि भाई, अब ये बता कि मुझे अपना सफ़र शुरू करने के लिए क्वेस्ट कहाँ से मिलेगा। ये सुनकर जोंगू एकदम हैरान हो गया और पूछने लगा कि भाई, क्या तू सच में मैजिक वाला रास्ता चुनना चाहता है? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है यार। उधर लाइव स्ट्रीम की चैट में बैठे लोग अनीत का बुरी तरह मजाक उड़ाने लगे। सब उसे एक सपने देखने वाला नूब बोलने लगे क्योंकि उसने मैजिक चुना था। अनीत को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने चिढ़ते हुए पूछा कि क्या मैजिक सच में इतना बुरा है कि सब लोग इसके इतने खिलाफ हैं? जोनगू ने बहुत ही सीरियस होकर समझाया कि इस गेम में सबसे ज़रूरी चीज़ मास्टरी होती है और मैजिक का लेवल बढ़ाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। जब तक तुम मैक्स लेवल तक नहीं पहुंचते और तुम्हारे ऊपर वो स्टार वाला सिंबल नहीं आता, तब तक किसी प्लेयर को पता ही नहीं चलता कि उसने कितनी तरक्की की है। ये सुनकर एनिट एकदम चुप हो गया। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे जब वह तेज़ बारिश में पागलों की तरह ट्रेनिंग करता था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि अगर जिंदगी में सच में कुछ सीखना है तो सिर्फ टैलेंट और मेहनत से काम नहीं चलता, खासकर मैजिक में तो बिल्कुल नहीं। एक सही मास्टर का मिलना ही ये तय करता है कि तुम फेल होगे या पास। तो फिर मेरा मास्टर कौन है? क्या मैं खुद चुन सकता हूँ कि मुझे कौन सिखाएगा? अनीत ने एकदम मासूमियत से पूछा। उसकी ये बात सुनकर जोंगको को समझ ही नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। वह एकदम चुप हो गया। उसने चैट में हंस रहे लोगों को शांत करने की कोशिश की और बोला कि दोस्तों, मेरे भाई को अभी गेम का सिस्टम अच्छे से समझ नहीं आया है। उसने एनिट को समझाया कि भाई, इस गेम में बस क्वेस्ट या अचीवमेंट पूरे करने होते हैं, फिर तुम्हें स्किल बुक मिल जाती है और तुम तुरंत वो मैजिक सीख जाते हो। एनिट ने अपना सर हिलाया और सोचा कि भाई, ये दुनिया तो मेरी उस पुरानी दुनिया से बहुत ज़्यादा आसान और मस्त है। उसे अपनी वो सख्त मास्टर याद आई जो उसे तब तक ट्रेनिंग करवाती थी जब तक वह थक कर ज़मीन पर गिर ना जाए और आराम के लिए भीख ना मांगने लगे। उसे याद आया कैसे वो खतरनाक औरत उस पर चिल्लाती थी कि रोना धोना बंद कर और उठ कर वापस ट्रेनिंग कर। अनीत को ऐसे पुरानी यादों में खोया हुआ देखकर झोंगू ने उसे जल्दी से जनरल स्टोर जाने को कहा ताकि वह जूलियो नाम के एनपीसी से मैजिक बुक खरीद सके। लेकिन भाई, जैसे ही अनीत ने जूलियो का नाम सुना, उसकी आंखें एकदम तेज और खतरनाक हो गईं। उसे तुरंत याद आ गया कि ये जूलियो तो वही धोखेबाज और लालची व्यापारी है। उसने गुस्से से पूछा कि मैं उस घटिया और नीच बुढ़े के पास क्यों जाऊं? उसने डंके की चोट पर बोला कि वह बुढ़ा एक बहुत बड़ा विलन है और उसकी दुकान में मिलने वाली सारी मैजिक बुक एकदम नकली है। भाई, एनिट की ये बिना फिल्टर वाली बात और बेइज्जती सुनकर स्ट्रीम देख रहे लोग खुशी से पागल हो गए। उन्हें ये ड्रामा इतना मस्त लगा कि किसी ने तुरंत 1000 वॉन का डोनेशन भी दे दिया। जोंग को खुशी के मारे उछल पड़ा और जूलियो को गाली देने के नाम पर मिले इस डोनेशन के लिए शुक्रिया बोलने लगा। अनीत एकदम हैरान रह गया। उसने पूछा कि क्या सच में असली पैसे मिले हैं? जोंगू ने हंसते हुए बताया कि हाँ भाई, सिस्टम का टैक्स काटने के बाद भी मुझे 500 वन तो मिल ही जाएंगे। एनिट सोचने लगा कि चलो, इस छपरी ब्लैक ड्रैगन नाम के साथ पैसे कमाना उतना भी बुरा नहीं है। पर फिर उसने चिढ़ते हुए पूछा कि क्या 1000 वॉन के लिए ये सब पागलपन करना सही है? जोंगू ने हंसते हुए बोला कि भाई, छोटे छोटे पैसे भी बहुत काम के होते हैं। उसने मजाक करते हुए कहा कि अगर अनीत और 1000 वॉन दोनों एक साथ पानी में डूब रहे हो ना, तो वह बिना सोचे सबसे पहले पैसों को बचाएगा। ये सब मजाक करने के बाद जोंगू ने एकदम पक्के तरीके से बोला कि भाई देख, अगर तुझे फायर मैजिक सीखना है तो तुझे उस हुलियो के पास जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अपना अनिट कहाँ किसी की सुनने वाला था।
उसने साफ मना कर दिया और जुंगू को अपने पीछे एक एकदम अलग रास्ते पर चलने को कहा। उसने हवा में अपना स्किल आइकन उठाया और पूरे एटीट्यूड में बोला कि मुझे किसी धोखेबाज व्यापारी की नहीं, बल्कि एक असली मैजिक मास्टर की ज़रूरत है। इतना बोलते ही उसके दिमाग में एक बहुत ही सुंदर लड़की की तस्वीर छप जाती है। आत्सु बेल, एक बहुत ही खूबसूरत औरत जिसकी नीली आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना दे। ये नाम सुनते ही जोंगू को तो जैसे बिजली का झटका लगता है। वह बोलता है कि भाई तेरा ये ज्ञानी प्लेयर बनने का नाटक तो ठीक है, पर इसे ज्यादा मत खींच, वरना स्ट्रीम देख रहे लोग भड़क जाएंगे। जोंगू ने उसे समझाया कि इस गेम के सारे प्लेयर के लिए आत्सुबेल बस एक फालतू एनपीसी है जो सिर्फ छोटे मोटे क्वेस्ट देती है। उसे एक चोर और धोखेबाज एनपीसी माना जाता है जो लोगों को लूट कर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। पर अपना एनिट कहाँ किसी की सुनने वाला था और पूरे जोश में बोला कि मेरा रिजल्ट खुद सब साबित कर देगा, उसे भूल जा। अनिट की ये जिद देखकर जोंगू एक बहुत लंबी सांस लेता है और उधर स्ट्रीम में लोग भी इरिटेट होने लगते हैं। तब अनिट फैसला करता है कि चलो यार इन लोगों की भी सुन ही लेते हैं, और वो अपना रास्ता बदलकर सीधा हुलियो की दुकान की तरफ निकल पड़ता है। जोंगू हैरान रह गया कि उसका भाई अचानक से लोगों की बात कैसे मान रहा है। उधर चैट में लोग शर्त लगाने लगते हैं कि अगर अनिट का प्लान काम कर गया तो जोंगू को सबके सामने एक सेक्सी डांस करना पड़ेगा। अनिट ने उसे कड़क आवाज में चुप रहने को बोला और चुपचाप पीछे आने को कहा। जोंगू ने हैरानी से पूछा कि भाई हम इस पतली सी गली में क्यों घुस रहे हैं। अनीत ने बिना मुड़े जवाब दिया कि ये एक शॉर्टकट है। तभी एडलन पोर्ट का एक बहुत ही डिटेल्ड मैप सामने खुल जाता है और एनिट एक ऐसे खुफिया रास्ते से जा रहा था जो सिर्फ वेटरन प्लेयर को ही पता होता है। और देखते ही देखते वो दोनों हुलियो के जनरल स्टोर के ठीक सामने खड़े थे। दुकान के धुंधले शीशे के आर पार उस व्यापारी चूलियो का साया दिख रहा था, जिससे वहां का माहौल एकदम भारी हो गया था। हुलियो का नाम सुनते ही अनिट के दिमाग में अपने उस पुराने धोखे और गद्दारी की यादें ताज़ा हो गई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। बिना किसी गलती के जेल में सड़ने की वो खौफनाक यादें किसी बुरे सपने की तरह वापस आ गई थीं। बेचारा मासूम झोंक उसने अनीत को चेतावनी दी कि भाई अगर किसी एनपीसी से पंगा लिया तो प्लेयर को इस गेम में सच में प्रिजन जाना पड़ सकता है। लेकिन अनीत ने तो जैसे कान में रुई डाल रखी थी। वह बहुत ही भारी और खौफनाक कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हर एक कदम सामने वाले की हवा टाइट करने के लिए काफी था। उसने दरवाजे को इतनी जोर से धक्का दिया कि अंदर की रोशनी उसके बड़े से शरीर पर आकर रुकी। वह एकदम ठंडे और खतरनाक चेहरे के साथ अंदर घुसा। अंदर बैठा जूलियो एकदम नकली वाली व्यापारी मुस्कान के साथ अपने ग्राहक का स्वागत करने लगा। लेकिन दोस्तों, एनिट ने बिना किसी इज्जत या बातचीत के सीधा हुलियो की गर्दन दबोच ली। ये देखकर तो वहां सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एनिट ने एकदम बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछा कि क्या तू इस जन्म में भी अपनी उन्हीं गंदियों और नीच चालों से जिंदा है। उसने उस बुढ़े को एकदम ना सुधरने वाला कचरा बोला और आनिट की आंखों में उस वक्त जो आग और नफरत थी ना भाई, क्या ही बताऊं। जोंगो तो वहीं का वही लकवा मार गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका इतना शांत दोस्त अचानक से ऐसा खूंखार कैसे बन गया। उधर स्ट्रीम में बैठे लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे। कुछ लोग तो एनिट के इस वायलेंट बिहेवियर के लिए एडमिन को रिपोर्ट करने की बात करने लगे। अनित का खौफ इतना खतरनाक था कि हुलियो उस ताकत के आगे बुरी तरह कांपने लगा। वह बुढ़ा अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए उसे छोड़ने की भीख मांगने लगा। अनित उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह उसकी आत्मा में घुसकर उसके सारे काले राज बाहर निकाल लेगा। हुलियो ने जल्दी से अपना टेबल ठीक किया और इस बिगड़े हुए माहौल को शांत करने की कोशिश की। उसने तुरंत एक झूठी कहानी बनाई कि भाई मेरे पास जो आखिरी मैजिक बुक थी वो तुम्हारे आने से ठीक पहले ही बिक गई। उसने बहुत ही नकली दुख दिखाते हुए बोला कि वो किसी और भरोसेमंद दुकान को ढूंढने में उनकी मदद करेगा, लेकिन इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। इसलिए उसने अनीत से एक काम मांगा।
उसने एक कहानी बनाई कि जब वो सो रहा था तो एक चोर ने उसका बैग चुरा लिया। उसने सबूत के तौर पर एक नेकलेस दिखाया और सीधा इशारा किया कि अत्सुबेल ही वो चोर है। उसने एनिट के सामने हाथ जोड़े और बोला कि उस चोर को पकड़कर उसकी दुकान के साथ इंसाफ करे। और लीजिए दोस्तों, सिस्टम पर एक नया क्वेस्ट पैनल ओपन हो गया जिसमें मिलने वाले इनाम इतने मस्त थे कि कोई भी लालच में आ जाए। पर असल में वो मौत का एक भयानक जाल था। एनिट ने छूलियो को वही पुरानी घटिया चाल चलते देखकर एक बहुत ही खतरनाक और खौफनाक मुस्कान दी। उसे अत्सुबेल याद आ गई, उसकी वो असली मास्टर जिसने उसे मैजिक का बेसिक सिखाया था। लेकिन इस हूलियो ने उसे एक मुजरिम बना दिया था। पिछली जिंदगी में अत्सुबेल का स्टूडेंट होने की वजह से अनिट को भी उसका साथी मान लिया गया था और उसे भी बिना वजह जेल में डाल दिया गया था। हूलियो अभी भी अपने मन में बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने एक और प्लेयर को अपने जाल में फंसा लिया है और उसे बेवकूफ़ बना दिया है। पर आनिट वो दिन कभी नहीं भूल सकता था जब हूलियो के इन्हीं नकली सबूतों की वजह से सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। एनिट ने एक आखिरी बार एकदम ठंडी आवाज में पूछा कि क्या वो सच में अपना वादा पूरा करेगा और उसे मैजिक बुक देगा। जूलियो ने कसम खाकर बोला कि उसकी दुकान का फ्यूचर अब बस अट्सुबेल को सजा मिलने पर ही टिका है। ये सुनते ही एनिट ने अपने हाथों की मुट्ठी इतनी जोर से बंद की जैसे वो अब भी उस बुढ़े का खून पी जाएगा। उसके दिल में हूलियो के लिए नफरत का पूरा समंदर उबल रहा था। हूलियो अपने मन में बहुत खुश हो रहा था कि उसने इस नए मासूम प्लेयर को कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। उसने अनीत को जल्दी से उस चोर को पकड़ने के लिए जाने को कहा। लेकिन जैसे ही अनीत ने अपना असली रूप दिखाया, जूलियो की तो हवा ही टाइट हो गई। वह बुढ़ा बुरी तरह घबराकर ऑनिट पर चिल्लाने लगा कि वही रुक जाओ। उसे डर लगने लगा था कि ये लड़का उसकी दुकान के बीचों बीच उसका सारा नाटक खराब ना कर दे। वह शातिर इंसान अचानक से दुकान का सामान इधर उधर फेंकने लगता है ताकि लोगों को लगे कि आनिट उस पर हमला कर रहा है और उस बेचारे को सबकी दया मिल जाए। पर भाई अपना अनिट इन छोटी मोटी चालों का बाप है। उसने एकदम कड़क आवाज में उस बुढ़े को चुप रहने को बोला और साफ बता दिया कि उसे उसका सारा घटिया खेल पता चल चुका है। अनिट ने तुरंत उस गोल्ड की थैली को अपने हाथ में वापस ले लिया और एकदम मजे लेते हुए पूछा कि क्यों बे बुढ़े, क्या तुझे किसी ने लूट लिया था। तभी सिस्टम इस पूरे बवाल को कंफर्म करता है और एक नया क्वेस्ट दे देता है, अरेस्ट द स्कैमर, और इसका इनाम था पूरे 500 गोल्ड। जूलियो की तो हालत खराब हो गई जब उसे समझ आया कि ये नया प्लेयर तो किसी प्रो से भी ज्यादा शातिर है। उधर स्ट्रीम का चैट तो खुशी और मजे से फटने लगा था। एनिट ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए उस बुढ़े के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार मुक्का जड़ दिया ताकि उसका वो बकवास करना हमेशा के लिए बंद हो जाए। और फिर भाई एनिट ने एक ऐसी खतरनाक हाई किक मारी कि वो स्कैमर हवा में उड़ता हुआ सीधा जमीन पर जा गिरा और दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा। वो लात इतनी खतरनाक थी कि हूलियो दुकान के बड़े बड़े बैरल से टकराया और पूरी दुकान का एकदम कचरा बन गया। चोंगू स्ट्रीम देखने वाली पूरी ऑडियंस का तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक लेवल 1 के प्लेयर ने अभी अभी एक एडवांस्ड एनपीसी को इतनी बुरी तरह धो डाला है। और एकदम किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह वहां पर गार्ड्स की एंट्री होती है। वो पूछते हैं कि यहाँ क्या बवाल चल रहा है। पर अपना अनीत एकदम शांत खड़ा था और बोला कि अब ये नाटक खत्म हो चुका है। इतनी बुरी तरह मारने के बाद भी ऑनिट के चेहरे पर जो शांति थी ना, वो किसी को भी डरा दे। तभी गेम में एक सिनेमैटिक कट सीन चलने लगता है ताकि इस इवेंट को ख़त्म किया जा सके और उस मुजरिम को सज़ा मिले। गार्ड्स हूलियो को ज़मीन पर घसीटते हुए ले जाते हैं जबकि वो धोखेबाज अभी भी रो रो कर चिल्ला रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है और वह एकदम बेकसूर है। अगले ही सीन में हम उस घटिया स्कैमर को जेल के लोहे की सलाखों के पीछे रोते हुए देखते हैं जो अपने किए की सज़ा काट रहा था। अनीत ये सब एकदम कातिल लुक के साथ देख रहा था, जैसे ये उसके लिए कोई मामूली गेम नहीं था।
उसे अपनी पिछली जिंदगी का वो भयानक पल याद आ जाता है जब उसे चारों तरफ से भालों से घेर लिया गया था। वह उस असल दुनिया की गंदगी और इस गेम के सिस्टम को कंपेयर कर रहा था। उसने एक बहुत ही भारी सांस छोड़ी, क्योंकि उसे याद था कि उस पिछले जन्म में चीज़ें कितनी गंदी थीं और वहाँ के गार्ड्स कितने ज़्यादा बिके हुए थे। पर उसने अपने इन सारे इमोशन को अपने शांत चेहरे के पीछे छुपा लिया और वापस अभी की दुनिया में आ गया। स्क्रीन पर क्वेस्ट कंप्लीट का एक मस्त बोर्ड चमकता है और उस काम के लिए उसे उसके 500 गोल्ड मिल जाते हैं। तभी झोंगू खुशी से पागलों की तरह भागता हुआ उसके पास आता है। वह जोर जोर से अनीत का नाम चिल्ला रहा था। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी अपनी स्ट्रीम पर क्या पागलपन देखा है। उसने अनिट से पूछा कि भाई, तुझे कैसे पता चला कि वो बुढ़ा एक स्कैमर था। एनिट एकदम सोच में पड़ गया कि अब इस नमूने को क्या झूठा बहाना दूं। उसे पता था कि अगर उसने अपनी रिग्रेशन वाली सच्ची कहानी बताई तो लोग उसे पागल समझेंगे। तो उसने तुरंत एक कहानी बनाई। उसने बोला कि वह फैंटेसी नॉवल का बहुत बड़ा फ़ैन है और ये क्वेस्ट एकदम वैसी ही थी जैसा उसने सालों पहले एक पुरानी किताब में पढ़ा था। जूंगू ने इस फर्जी कहानी को सच मान लिया और उसे एक नर्ड बोलने लगा। पर एनिट ने चैन की सांस ली कि चलो ये बेवकूफ़ बन गया। अचानक से स्ट्रीम पर पूरे 10,000 वन का एक तगड़ा डोनेशन आता है। एक फ़ैन एनिट के इस खतरनाक दिमाग से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने पैसे फेंक मारे। जूंगू तो खुशी के मारे पागल हो गया। वह उस फ़ैन को बार बार थैंक यू बोल रहा था और अपने दोस्त की तारीफ कर रहा था कि उसके पास कितना खतरनाक इंस्टिंक्ट है। जब जोंगू अपनी ऑडियंस के साथ जश्न मना रहा था, अपना अनीत चुपचाप किनारे खड़ा था, क्योंकि उसे ये फालतू का फेम नहीं चाहिए था। उसने डिसाइड किया कि ये स्ट्रीम का सारा ड्रामा उसका दोस्त ही संभाले, वह बस गेम खेलने पर फोकस करेगा। दोनों निकल पड़ते हैं आत्सुबेल की दुकान की तरफ। रास्ते भर जुंगू बक बक कर रहा था कि वह हिडन क्वेस्ट कितना एपिक था, पर अनित अपने ही ख्यालों में खोया था कि कैसे बाकी के प्लेयर अत्सुबेल को बिना उसकी सच्ची कहानी जाने उसे कितना बुरा भला बोलेंगे। आखिरकार वो दोनों उस पोशन शॉप के सामने पहुंच जाते हैं। ये जगह एनिट के लिए किसी मामूली सामान की दुकान से बहुत बढ़कर थी। उसके सामने अपनी पिछली जिंदगी वाली अत्सुबेल की वो तस्वीर घूमने लगती है। वह उसे हमेशा गुस्से से देखती थी, पर दिल की बहुत सच्ची थी। उसे याद आता है जब अत्सुबेल उस पे चिल्लाती थी कि ऐसे बेकर खड़े मत रहो और जाकर डिब्बे उठाओ। वह उसे मुफ्तखोर नहीं बनने देना चाहती थी। भले ही वह बाहर से हमेशा चिढ़ी हुई लगती थी, पर असल में वह ऑनेट की बहुत परवाह करती थी। वह उसे हमेशा वार्निंग देती थी कि कहीं चोट ना लगवा लेना। यहाँ तक कि उसने एनिट को एक मैजिक बुक भी गिफ्ट की थी ताकि वह कुछ का सीख सके और पूरी जिंदगी बस एक मजदूर बनकर ना रह जाए। दोस्तों, वो मीठी यादें अचानक से एक बहुत ही कड़वे और दर्दनाक सच में बदल जाती है। एनिट की आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर घूमने लगता है जब उसे बिना किसी गलती के उस अंधेरी और गंदी जेल में बंद कर दिया गया था। और पता है उस वक्त उसका साथ देने कौन आया था? सिर्फ और सिर्फ अत्सुबेल। हाँ दोस्तों, वही लड़की जिसे सब फालतू एनपीसी बोलते हैं। वह अकेली थी जिसने अनीत को बोला था कि अपना सर हमेशा ऊपर रखना। उसने अनीत को भरोसा दिलाया था कि उसे पता है अनीत बेकसूर है और वह उस घटिया हुलियो को ऐसे ही जाने नहीं देगी। लेकिन भाई, सबसे ज्यादा दर्दनाक तो आखिरी याद थी। अनीत का दिल आज भी ये सोचकर कांपने लगता है। पिछली जिंदगी में आत्सुबेल को एक भयानक आग में जिंदा जला दिया गया था। उस पोशन शॉप के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा आनित एक पल के लिए एकदम सुन्न हो गया। इन भारी यादों का बोझ उसके दिल को चीर रहा था। उसने बहुत ही उदास होकर नीचे देखा, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक भयानक आग जल उठी। उसने कसम खाई कि इस बार अपनी पुरानी मास्टर के साथ वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। इस बार वो पूरी कहानी बदल कर रख देगा भाई। अनीत ने बहुत ही आराम से उस दुकान का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। भाई, इस जगह के चप्पे चप्पे में उसकी यादें बसी हुई थीं।
वह धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ा और चारों तरफ एक अजीब सी उदासी और बहुत पक्के इरादे के साथ देखने लगा। और वहां सामने ही अत्सुबल बैठी थी। उसने अपने हाथ पर अपना सर रखा हुआ था और उसके चेहरे पर दुनिया भर की बोरियत साफ दिख रही थी। उसे थोड़ी ना पता था कि उसके सामने कौन सा लेजेंड खड़ा है। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई अंदर आया है, तो उसने बहुत ही हैरानी से अपना सर उठाया। सामने एकदम अनजान लड़के को देखकर वह तुरंत डिफेंसिव मोड में आ गई। उसने सीधा कड़क आवाज में पूछा कि तुम कौन हो और मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? अनिट ने बिना घबराए उसे एक बहुत ही प्यारी और शांत स्माइल दी। उसने बोला कि मैं तो बस एक नया प्लेयर हूँ और यहाँ पहली बार आया हूँ। और फिर भाई ने सीधा बम फोड़ दिया। उसने बोला कि तुमसे मैजिक सीखने आया हूँ। ये सुनकर अत्सुबेल का तो दिमाग ही हिल गया। वह पागलों की तरह हंसने लगी कि किसी अनजान राह चलते इंसान को मैजिक क्यों सिखाओगी। हमारे अनीत को बहुत अच्छे से पता था कि वो मना ही करेगी, लेकिन अपना भाई पूरी तैयारी के साथ आया था। जूलियो वाले कांड ने उसका काम बहुत आसान कर दिया था। अत्सुबेल उसे एकदम घूर कर देखने लगी। वह उसके चेहरे को ऐसे स्कैन कर रही थी जैसे उसमें कुछ ढूंढ रही हो। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ आ गया कि ये कोई आम प्लेयर नहीं, बल्कि वही फेमस ब्लैक ड्रैगन है जिसके नाम का गेम में पूरा बवाल मचा हुआ है। उसने हैरानी से पूछा कि क्या सच में तुम ही वो ब्लैक ड्रैगन हो जिसके चर्चे चारों तरफ है? फिर उसने एक बहुत ही गहरी चैन की सांस ली। उसने बताया कि उसे खबर मिल गई थी कि कैसे वो कचरा इंसान हुलियो उसे चोर साबित करने की कोशिश कर रहा था। अत्सुबेल ने गुस्से में बोला कि वो बुढ़ा एक नंबर का नीच इंसान है और उसे पहले से पता था कि वो एक दिन कोई बहुत बड़ा कांड जरूर करेगा। अत्सुबेल ने उसे बहुत ही दिल से थैंक यू बोला, क्योंकि अनीत की वजह से शहर में एक बहुत बड़ा बवाल होने से बच गया था। अनीत ने बोला कि अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं भी उस बुढ़े से बहुत नफरत करता हूँ। अब वो दोनों एकदम आराम से बात करने लगे थे। अनीत ने मजाक करते हुए बोला कि उस जूलियो की तो शक्ल ही एकदम स्कैमर जैसी है, उस पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है। फिर अत्सुबेल वापस मैजिक वाले टॉपिक पर आ गई। उसने पूछा कि क्या तुम सच में कोई मैजिक बुक ढूंढ रहे हो? तभी एनिट ने सोचा कि अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। उसने अत्सुबेल की आंखों में देखा और सीधा पूछा कि क्या तुम सच में किसी बीमारी का इलाज ढूंढ रही हो? ये सुनते ही आत्सुबेल एकदम बर्फ की तरह जम गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब आनित ने उसके डेस्क पर रखे हुए उन मेडिकल पेपर्स की तरफ इशारा किया। तुम्हें ये सब कैसे पता? अत्सुबेल पागलों की तरह चिल्लाई। वो इतने गहरे राज के बाहर आने से पूरी तरह सदमे में थी। उसने डर और एक छोटी सी उम्मीद के साथ अपना नीचे वाला होठ काट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अनजान लड़के को ये सब कैसे पता। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि क्या तुम्हें मेडिसिन के बारे में कुछ पता है? और फिर हैनिट ने जो बोला, उसने अत्सुबेल की बोलती ही बंद कर दी। हैनिट ने एकदम सटीक सिम्टम्स बताना शुरू किया। नीली आंखें, हर वक्त चक्कर आना और अचानक से उल्टी होना। अत्सुबेल ने रोने जैसी शक्ल बनाकर माना कि उसे तो इस अजीब बीमारी का नाम तक नहीं पता जिसका वो इलाज ढूंढ रही है। उसे याद आने लगा कि कैसे दुनिया भर के लालची और झूठे डॉक्टर ने उसे बेवकूफ़ बनाया था, और ये सोचकर उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसने अपनी सारी दौलत और इतना सारा टाइम उन झूठे लोगों पर बर्बाद कर दिया था जिन्होंने सिर्फ उसे लूटा था। वो इस घटिया साइकिल से पूरी तरह थक चुकी थी, जहां हर बार उसकी उम्मीद को बुरी तरह कुचल दिया जाता था। एनिट ने उसे बताया कि कोई भी पोषण इस बीमारी पर काम नहीं करेगा और मरीज की भूख भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ये सुनकर तो आत्सुबेल पूरी तरह टूट गई। वो रोते हुए पागलों की तरह एनिट से पूछने लगी कि क्या सच में उसे इस बीमारी के बारे में पता है। उसने एनिट का हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया जैसे डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो उसके सामने भीख मांगने लगी और बोली कि अगर तुम मेरी माँ के लिए इलाज ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। एनिट ने बहुत ही प्यार और भरोसे के साथ उसे स्माइल दी।
उसने बोला कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं किसी भी हाल में वो मेडिसिन लेकर आऊँगा। और दोस्तों, उसी पल सिस्टम एकदम पागलों की तरह चमकने लगा। एनिट की आंखों के सामने एक एपिक क्वेस्ट का नोटिफिकेशन आ गया। आज सुबह की माँ को ठीक करने का क्वेस्ट। और भाई, इसके रिवॉर्ड्स इतने ज़्यादा ब्रूटल और ख़तरनाक थे कि क्या ही बताऊं। ये सब देखकर जोंगू की तो बोलती ही पूरी तरह बंद हो जाती है। वो एकदम गूंगा हो जाता है कि भाई, लेवल 1 पर इतनी आसानी से किसी को एपिक क्वेस्ट कैसे मिल सकता है। ये तो एकदम इम्पॉसिबल चीज़ है यार। अपना आनेट, जो असल में सब कुछ जानता था, वो एकदम अनजान बनने का नाटक करता है। वो बहुत ही मासूम शक्ल बनाकर पूछता है कि भाई, ये एपिक ग्रेड क्या होता है और तू इतना पागलों की तरह उछल क्यों रहा है। जोंगू अपनी सांस काबू करते हुए उसे समझाना शुरू करता है कि भाई देख, रैंक का मतलब लेवल होता है, लेकिन ग्रेड का मतलब होता है कि वो आइटम कितना रेयर और ख़ास है। वो उसे बताता है कि सबसे नीचे कॉमन होता है, फिर अनकॉमन, उसके बाद रेयर, और इन सब के बहुत ऊपर जाकर आता है सपनों वाला एपिक ग्रेड। चोंगो उसे चीख चीख कर समझाता है कि रैंक 1 के लेवल पर किसी क्वेस्ट में पक्का एपिक ड्रॉप मिलना एकदम मजाक और फालतू की बात है। ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये सब सुनकर अनीत बहुत ही गहरी सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही मैजिक बुक के रिजल्ट उसके ग्रेड के हिसाब से अलग अलग होते हो। वो इस नई गेम वाली दुनिया को अपनी उस पुरानी खौफनाक दुनिया से कंपेयर करने लगता है। उसकी पुरानी दुनिया में से नहीं, ऐसा कोई सिस्टम या ग्रेड जैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए वो सोचने लगता है कि शायद इस गेम के लिए ये सारी नई मैकेनिक्स बनाई गई है। वो एकदम पक्के इरादे के साथ सामने देखता है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो इस मैजिक को खुद अपने हाथों से टेस्ट करके देखेगा, ताकि उसे पता चल सके कि ये एपिक ग्रेड असल में कितना ज़्यादा ताकतवर होता है। खैर, वापस गेम के एक्शन पर आते हैं। जोंगू एकदम पागलों जैसी खुशी के साथ अनित से पूछता है कि भाई, अब बता, इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए हमें किस तरफ जाना है। लेकिन तभी अचानक से अनीत को एक बहुत ही अजीब सी हलचल महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है, और वो अपना हाथ सीधा अपने सीने पर रख लेता है। उसके आसपास की पूरी दुनिया बहुत ही खतरनाक तरीके से कांपने और हिलने लगती है। अपने दोस्त को ऐसे लड़खड़ाते हुए देखकर जोंगू बुरी तरह डर जाता है। वो पागलों की तरह चीख कर पूछता है कि भाई, तुझे क्या हो गया? क्या तेरी तबीयत खराब हो रही है या तेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है? तभी अनीत के शरीर से नीले रंग की चिंगारियां निकलने लगती है। वो हकलाते हुए बस इतना बोल पाता है कि मेरी मम्मी। इसका मतलब था कि असल दुनिया में कुछ बहुत भारी कांड हो गया है। और देखते ही देखते, पलक झपकते ही, हैनेट का एवटार पूरे मैप से गायब हो जाता है। हवा में सिर्फ नीले रंग की स्टैटिक बिजली बच जाती है। बेचारा झोंगू बीच सड़क पर एकदम अकेला खड़ा रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके पार्टनर के साथ क्या हादसा हुआ है। और दूसरी तरफ स्ट्रीम का चैट तो भाई हंस हंस कर पागल हो रहा था। लोग लगातार मैसेज कर रहे थे कि भाई, मेन कैरेक्टर को गेम में नहीं बल्कि असल जिंदगी में अपनी ही मम्मी से क्रिटिकल हिट पड़ गया है। क्या गजब बेइज्जती है यार। इधर असल दुनिया में अनिट के कमरे में बवाल मचा हुआ था। अनिट पागलों की तरह हाँफ रहा था, क्योंकि उसने बहुत ही जल्दबाजी में अपना वर्चुअल रियलिटी वाला इक्विपमेंट सर से निकाल फेंका था। और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने एक ऐसी मेहमान खड़ी थी जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वो और कोई नहीं बल्कि एनेट की मम्मी थी। उनका चेहरा एकदम कड़क था, और उनकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक अथॉरिटी था जिससे कोई भी डर जाए। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे ही घूर रही थी। जैसे ही एनेट ने उन्हें देखा, वो एकदम बम की तरह फट पड़ी। वो तुरंत आगे आई और एनेट को पीटना और थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तूने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक क्यों किया था? अनिट कभी भी अपना दरवाज़ा लॉक नहीं करता था, इसलिए उसकी मम्मी का दिमाग पूरी तरह गर्म हो चुका था। अनिट अपने आप को उन थप्पड़ों से बचाते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने हाथ से इशारा करते हुए उस गेम के इक्विपमेंट को दिखाया जो जूंगू ने उसे आर्मी से वापस आने की खुशी में गिफ्ट किया था। उसने जल्दी जल्दी अपनी मम्मी को समझाया कि उसके दोस्त ने बहुत जिद की थी कि अब जब वो वापस आ गया है तो दोनों साथ में गेम खेलेंगे। लेकिन उसकी मम्मी ने बहुत ही शक भरी नज़रों से उस मशीन को देखा
और पूछा कि क्या तू इस फालतू डब्बे की बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद उनकी मम्मी का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ, क्योंकि उन्होंने इस गेम के बारे में टीवी न्यूज़ पर बहुत सुना था। लेकिन फिर भी उन्होंने एकदम सीरियस होकर एनिट को वार्निंग दी कि उसे इस स्क्रीन के सामने अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपना भाई अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। उसने कसम खाते हुए बोला कि वो सिर्फ अपने फ्री टाइम में ही गेम खेलेगा, खासकर इसलिए क्योंकि कल से ही उसकी नई इंटर्नशिप वाली नौकरी शुरू होने वाली है। इंटर्नशिप का नाम सुनते ही उसकी मम्मी एकदम से रुक गई। वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से उसे देखने लगी और पूछने लगी कि क्या सच में उसे वो इंटर्न वाली नौकरी मिल गई है, जिसके पीछे वो इतने दिनों से पागल था। लेकिन भाई, ये शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। वो वापस से एनिट पर हमला कर देती है, और इस बार इसलिए क्योंकि एनिट ने नौकरी के सारे फॉर्म और पेपर का काम अकेले ही कर लिया था और अपनी मम्मी को इसके बारे में नहीं बताया था। एनिट बेचारा अपने चेहरे को उन थप्पड़ों से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि उसकी मम्मी गुस्से से लाल होकर उस पर चिल्ला रही थी कि वो उनसे बातें क्यों छुपाता है। तभी भाई एकदम खतरनाक रिफ्लेक्स दिखाते हुए अनीत अपनी मम्मी का एक थप्पड़ हवा में ही रोक लेता है। वो हंसते हुए मजाक करने लगता है कि वाह, आखिरकार मैंने आपका एक वॉर ब्लॉक कर ही लिया। पर उसकी मम्मी भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। उन्होंने तुरंत ताना मारते हुए बोला कि इसे कोई असली ब्लॉक नहीं बोलते, और वो वापस उसे खरी खोटी सुनाने लगी। वो शिकायत करने लगी कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि आर्मी से आते ही एक माँ को अपने बेटे पर नौकरी ढूंढने के लिए इतना दबाव डालना पड़े। ये सुनकर अनिट के चेहरे से हंसी गायब हो गई और वो एकदम सीरियस हो गया। उसने अपनी मम्मी को बहुत ही समझदारी से बताया कि ये उसका आखिरी सेमेस्टर है और उसे सच में अब अपना करियर बनाने पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अपने बेटे के इस पक्के इरादे और समझदारी वाली बात को सुनकर उसकी मम्मी कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गई। वो बिना कुछ बोले बस एनिट को बहुत ही गहरी और शांत नज़रों से देखने लगी और उसकी बातों को अपने दिमाग में समझने की कोशिश करने लगी। उनका चेहरा एकदम पत्थर जैसा सख्त था, जिसमें कोई इमोशन नहीं दिख रहा था। आखिरकार उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और वो हार मान लेती है। वो एनिट को याद दिलाती है कि बेटा, तेरी ये नई कंपनी एन्सोम्दो में है, इसलिए तुझे कल सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। कमरे से बाहर जाने से पहले वो एकदम कड़क आवाज में उसे एक आखिरी वार्निंग देती है। खबरदार, जो तूने कल सुबह का नाश्ता छोड़ा तो। उन्होंने नोटिस कर लिया था कि इस नमूने ने आज पूरे दिन कुछ भी ढंग का नहीं खाया था। और धड़ाम, वो इतनी जोर से दरवाज़ा बंद करके जाती है कि बेचारा आनिट बस अपना मुंह खोले ही रह जाता है। वो बोलने ही वाला था कि जोंगू ने उसे बाहर भर पेट खाना खिलाया है, पर उसकी तो बात ही बीच में कट गई। दरवाज़ा बंद होते ही अपना मेन कैरेक्टर धड़ाम से अपने बिस्तर पर गिर पड़ता है। भाई, उसने एक बहुत ही लंबी और गहरी चैन की सांस ली। आज तो वो अपनी इस खतरनाक और गुस्से वाली मम्मी के कहर से बाल बाल बच गया था यार। जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा भी लग रहा था कि उसने बेचारे जोंगू को लाइव स्ट्रीम के बीच में ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। और उधर गेम की दुनिया में क्या बवाल चल रहा था। बेचारा जोंगू शहर के बीचों बीच सड़क पर खड़ा होकर पागलों की तरह चिल्ला रहा था और रो रहा था, पर आसपास से गुजरने वाला कोई भी प्लेयर उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। सब उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे।